द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी शॉर्ट फॉर्म में CBD, ये है हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हमें ये कन्वेंशन को पढ़ना है। तो पिछले कई लेक्चर से मैं बता चुकी हूँ कि हमारा जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, वहाँ से हमारे 3 मेजर कन्वेंशन सामने निकल कर आए, जिसमें से कि हमने UNFCCC को कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, वो एक कन्वेंशन था। बाकी के 2 कन्वेंशन बचे हैं, वो हमें देखना है, जिसमें से कि एक ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है। UNFCCC के अंदर ही हमारा वो था क्योटो प्रोटोकॉल, वो भी हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब आज CBD पढ़ते हैं। ये CBD जो है वो यूँ तो हम कहते हैं कॉमनली आप कहीं भी सुन लोगे कि ये इसी अर्थ समिट के बाद से ही आई थी। ठीक है, अर्थ समिट से ही ओरिजिनेशन हुआ था, तो लोग यही समझते हैं कि इसका ओरिजिन ट्रूली वहीं से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर बात बहुत पहले से ही चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री ही देख लेते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ग्लोबल एसेट है जिसकी बहुत वैल्यू है, प्रेजेंट जनरेशन को भी और फ्यूचर जनरेशन को भी। ठीक है, और जो स्पीशीज़ और इकोसिस्टम को जो थ्रेट आज के समय में है, वैसा थ्रेट पहले कभी नहीं रहा है। बहुत ही तेज़ स्पीड से स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो इसी सबको देखते हुए जो यूनेप है हमारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने क्या किया था, एड हॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी मीटिंग को कन्वेन किया। यूनेप का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1972 में, जब हमारी पहली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो नवंबर 1988 में पहला कदम लिया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, जब यूनेप ने द वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग कन्वेन की। और ये मीटिंग इसलिए कन्वेन की गई थी कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इसको लेकर उसके बाद मई 1989 में एक एड हॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ टेक्निकल एंड लीगल एक्सपर्ट ये क्रिएट किया गया। किस लिए? इसी लीगल इंस्ट्रूमेंट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1991 में अब इस एड हॉक वर्किंग ग्रुप जो यहाँ बना था, इसको हम बुलाने लगे इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। अब इसने जो काम किया, जो ये ड्राफ्ट तैयार कर रहा था, ये कब आया सामने? 22 मई 1992। इसीलिए इस डेट की बहुत इंपॉर्टेंस भी रहती है। ठीक है, इस डेट में हमारी ये कन्वेंशन का जो ड्राफ्ट है ये बनकर आया नाइरोबी कॉन्फ्रेंस में। और जो अग्री कर लिया गया था, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टेक्स्ट को जो ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था, उसका अडॉप्शन हुआ हमारे नाइरोबी कॉन्फ्रेंस में इस दिन। इसीलिए ये 22 में आप याद रखिए। अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी कि क्या है, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ अभी कमेंट करके नीचे बताइए। उसके बाद इस कन्वेंशन को जब अडॉप्ट कर लिया गया तो सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी रियो अर्थ समिट में इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 5 जून 1992 के दिन। तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ समिट के से हमारे 3 कन्वेंशन निकल कर आए, लेकिन इसकी प्रिपरेशन और अडॉप्शन बहुत पहले ही हो गया था। उसके बाद इनटू फोर्स ये कब आया? 29 दिसंबर 1993 से। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसका अडॉप्शन कब हुआ, फिर सिग्नेचर के लिए कब ओपन किया गया, और तीसरा भी ये बन सकता है कि व्हेन डिड इट एंटर्ड इनटू फोर्स। ठीक है, कब ये फोर्स में आया? तो 29 दिसंबर 1993। पहला सेशन जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, वो 28 नवंबर से लेके 9 दिसंबर 1994 के दौरान बहामास में। तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री थी। अब ये हिस्ट्री पढ़ ली हमने तो इसको समझना ईजी रहेगा। तो अगर इसके कॉमन फीचर्स की बात करें तो ये जो कन्वेंशन है लीगली बाइंडिंग है, यानी जो भी सिग्नेटरीज होंगी उनके ऊपर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो बाइंडिंग होंगे, उनके करना ही पड़ेगा। और ये सारे इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और जेनेटिक रिसोर्सेज को कवर करता है ये कन्वेंशन। 3 मेन गोल हैं इस कन्वेंशन के। क्या क्या? सबसे पहला तो यही कि बायोडाइवर्सिटी की हमें कंजर्वेशन करनी है, बहुत ही कॉमन है। उसके बाद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या है, जब अर्थ समिट के दौरान हमने देखा था कि क्या आ गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो अब इसको भी इंक्लूड किया गया कि बायोडाइवर्सिटी को भी लेकर हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है। तीसरा क्या है, शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कमर्शियल एंड अदर यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे। ठीक है, अब जो भी अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी का यूज़ करके, उसको हम इक्विटेबली शेयर करें। ये नहीं कि
कोई लेस फॉर्चुनेट है तो उसके साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उसका फ़ायदा उठा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइबल्स हैं, उनकी एक ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ठीक है। अब मान लिया बायोडाइवर्सिटी से वो किसी तरीके से कनेक्टेड है, कोई न्यू स्पीशीज़ है जिसको क्रिएट करने में उनका भी योगदान है, लेकिन उनके नॉलेज के बिना हम उसको यूज़ कर रहे हैं और उससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये चीज़ को भी चेक करना है इसमें कि जो बेनिफिट हमें मिल रहा है कमर्शियली कोई चीज़ यूज़ करके जेनेटिक रिसोर्सेज, तो उसका फेयर और इक्विटेबल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब यहाँ पर भी यही बात है कि इसको ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जून 1992 में, और फोर्स ये 1993 से आया, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। अब इसके अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करें तो ये बाई एनुअली मीट करती हैं, यानी हर 2 साल में एक बार, ठीक है। जहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो हर साल मीट करता है, यहाँ पे हर 2 साल में एक बार। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब इस कन्वेंशन के बाद कई सारे हमारे प्रोटोकॉल सामने आए थे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को लेके, कुछ कुछ मुद्दों को लेके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। तो इसमें हमें 2 प्रोटोकॉल पढ़ने हैं और एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। सबसे पहला है कार्टिगना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2000 में और इनटू फोर्स आया ये 11 सितंबर 2003 में। बायोसेफ्टी को मेनली लेकर ये प्रोटोकॉल आया था। बायोसेफ्टी क्या होता है कि मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बायोटेक जो है जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे हम कोई न्यू स्पीशीज़ क्रिएट करते हैं। अब वो जो हमारा बनकर सामने आ रहा है, जो स्पीशीज़ कह लीजिए या कोई ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, तो उससे ह्यूमन की हेल्थ और इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पहुँचे, ठीक है, उससे बचाने को लेकर हम बायोसेफ्टी कहते हैं। अब ये एडिशनल अग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है। एडिशनली इसके ऊपर भी सहमति बना के ये प्रोटोकॉल लाया गया। ये क्या कहता है कि सेफ़ ट्रांसफ़र हो, सेफ़ हैंडलिंग हो और यूज़ हो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ जेनेटिक बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो इनकी सेफ़ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग और यूज़ हो, ये इंश्योर करना इस प्रोटोकॉल का एक मेन थीम था। अब इसी प्रोटोकॉल के अंदर ही एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसको नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल कहते हैं। अब क्या है कि रिस्पॉन्स मेजर हम क्या लेंगे अगर ऐसा कोई लॉस होता है, जहाँ जो जिस लॉस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिस लॉस से प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा अगर कोई लॉस सच में हो जाता है तो हम क्या रिस्पॉन्स मेजर्स लेंगे। तो ये प्रोटोकॉल उसके बारे में बात करता है। अब हमें बहुत डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन थीम पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए था। उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल दूसरा हमारा होता है, 12 अक्टूबर 2014 से ये इन्फोर्स में आता है। ये भी एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, और ये किस मेन थीम को लेकर था, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये प्रोटोकॉल हमारा जो हमने पीछे देखा था कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो, तो ये प्रोटोकॉल उसी चीज़ को लेकर बात करता है। तो हमारे 2 प्रोटोकॉल थे और कार्टिगना प्रोटोकॉल का ही एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था ये वाला, ये देख लिया हमने। अब कुछ आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं जो कि इस कन्वेंशन से रिलेटेड हैं। 20 ऐसे टारगेट दिए गए थे और इनको अडॉप्ट किया गया था जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 10th मीटिंग चल रही थी 2010 में नगोया में, आईची प्रीफेक्चर जापान में, ठीक है, जापान की एक जगह का नाम है वहाँ पर। और ये टारगेट्स की एक टाइम पीरियड दिया गया था 2011 से 2020 तक। और इसी टाइम पीरियड के दौरान UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट किया गया। ये डिकेड जो था वो बायोडाइवर्सिटी को समर्पित किया गया था UN के द्वारा। तो उसी टाइम पीरियड के लिए बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी अडॉप्ट किए गए थे। अब इन्हीं 20 टारगेट्स को इन 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स के अंदर रखा गया, ठीक है। 20 टारगेट है हमारे और गोल्स कितने हैं, 5, और इन्हीं गोल्स के अंदर ही ये जो 20 टारगेट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। गोल्स क्या क्या हैं, सबसे पहला एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उसको आप एड्रेस करो। रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़।
डायरेक्ट प्रेशर जो हम बायोडाइवर्सिटी को दे रहे हैं वो रिड्यूस करिए और सस्टेनेबल यूज़ को अडॉप्ट करिए, प्रमोट करिए। तीसरा है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को स्टेटस की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। चौथा हमारा कि बायोडाइवर्सिटी से जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको और इन्हांस कर सकें हम। और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, फिफ्थ वाला गोल इसके बारे में बात करता है। तो ये 5 गोल हैं और 20 टारगेट हैं, ये याद रखना है हमें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बता दिया, यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 तक सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो हमारा 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास आंसर है। आंसर क्या है हमारा? 22 मई को 1992 में हमारा नायरोबी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टेक्स्ट को अडॉप्ट किया था। इसीलिए इस दिन हम ये वाला इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। और ये कन्वेंशन जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। तो ये याद रखना है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी को लेके तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस रिपोर्ट में रहती है। तो आज हमने बहुत ही ईजी वे में ये कन्वेंशन भी पूरा कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन में।